बड़ी एक लैक कर रहे हैं चीज़ को कि हमारे जो जानवर हैं ये ऑर्गेनिक पले हुए सारे, और हम इसको कैश नहीं करा रहे, और उनके सब फार्मी जानवर आते हैं फार्म किए हुए। हम जो ऑर्गेनिक है, ये आप समझ लो कि देसी मुर्गी और विलायती मुर्गी की बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल देसी मुर्गी है हम उसको फार्मी के रेट पे बेच रहे हैं, हम उसको कैश नहीं करा पा रहा। अब जब आप कैटल सेलेक्ट करते हैं फील्ड लॉट के लिए, तो अब आप उसे कहते हैं फीडर कैटल। अब जब आप फीडर कैटल बाय करने मंडी में जाएंगे या बैकग्राउंडिंग वाला आपको आके बेचेगा, तो सबसे पहले आपने उसकी हिप हाइट को देखना है, उसकी जो फिजिकल चीज़ें देखनी है उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, हिप हाइट। हिप हाइट डिसाइड करेगी कि इसका फ्रेम जो है वो लार्ज है, मीडियम है या स्मॉल है। और फैटनिंग के लिए जो कैटल रिक्वायर्ड हैं वो हैं लार्ज। अब अगर आप ये देखते हैं कि आपको कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है साहिवाल कैटल के ऊपर कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, या चोलिस्तानी कैटल के ऊपर या इनकी मिक्स के ऊपर, तो आपको ये चाहिए कि आपके पास जो भी कैटल आ रहे हैं आप उनकी हिप हाइट नापनी शुरू कर लीजिए, जो आपको हाईएस्ट उसमें से मिलते हैं कैटल। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए कि आपने कम से कम, आपके सामने ये तो आ गया ना कि साहिवाल कैटल के अंदर ये हिप हाइट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब आप उसको अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए कि मैंने इस हिप हाइट से नीचे का कैटल नहीं लेना। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अचीव कर लेंगे, उसमें फिर उससे बड़े हिप हाइट के कैटल आपके पास आ जाएंगे। तो फाइनली आपको एक मैक्सिमम हिप हाइट मिल जाएगी जो एमएम के अंदर होगी, और उससे आपका जो फ्रेम है वो डिसाइड हो जाएगा कि दिस फ्रेम जो आपने भी कैटल चूज़ किया है वो लार्ज फ्रेम का है, वो मीडियम का है या स्मॉल का है। उससे आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि अब 90 दिन के बाद, 70 दिन के बाद, 100 दिन के बाद जो आप कैटल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसमें कहाँ पे वो फॉल करेगा। वो चॉइस ग्रेड होगा, वो सेलेक्ट ग्रेड होगा, वो स्टैंडर्ड ग्रेड होगा, वो यूटिलिटी ग्रेड होगा, या वो कैनर होगा या कटर होगा। अब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये कैटल प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। अब जो स्लाटर है उसके ऊपर मीट एक्सपोर्ट के लिए कैटल चाहिए, वो ज़्यादातर चाहिए होते हैं आपको चॉइस ग्रेड, सेलेक्ट ग्रेड और स्टैंडर्ड ग्रेड। जिस तरीके से नॉर्मली दुकानों के ऊपर गोश्त मौजूद होता है और फ्रेश फॉर्म के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं कारकस। ठीक है, कारकस को जब हम जानवर की साइज़ के मुताबिक जब चिलिंग में रखते हैं या उसको ठंडा करते हैं या चिल्लर के अंदर रखते हैं, तो उसके बाद जब रिगर मोर्टिस का पूरा प्रोसीजर हो जाता है, यानी उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मीट के, वो निस्बतन टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिससे मीट टेंडर भी हो जाता है। उसके बाद जो तैयार होगा गोश्त, उसको एक्चुअली साइंटिफिक टर्म के अंदर मीट लफ्ज़ जो है वो उसको डेजिग्नेट किया जाता है। चूँकि ये फोकस था मीट बिजनेस। अब मीट बिजनेस में आपकी फैटनिंग भी आती है, एक्सपोर्ट भी है, लोकल स्लॉटरिंग भी है, मीट शॉप भी है, मीट की कटिंग भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, स्लॉटर हाउसेज भी हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो इसका मकसद ये था कि ये सारी चीज़ों के बारे में हर बंदे को जो इसके किसी एक सेगमेंट में भी काम कर रहा है, चाहे वो फैटनिंग कर रहा है, तो फैटनिंग वाले को भी अगले प्रोसेस का सारा पता चल जाए, नो हाउ उसको आ जाए। एक बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको पिछले सारे प्रोसेस को भी जानने में उसको हेल्प मिल जाए। हालांकि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पे हलाल का जिक्र आया है, साथ में तय्यब का जिक्र आया है, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा। बल्कि आप यूँ देखिए कि बाज़ जगह पे हलाल का जिक्र ही नहीं हुआ, सिर्फ तय्यब का जिक्र हुआ है, जहाँ पे कुरान मजीद कहता है वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिम अलखबाइस। तो यहाँ पे सिर्फ तय्यिबात का जिक्र है, हलाल का जिक्र नहीं है। तो यहाँ से हमें तय्यब के कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस का पता चलता है इस्लाम के अंदर। और तय्यब का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज़ आप कंज्यूम करने जा रहे हैं और या जो चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए और गुड फॉर हेल्थ हो। तो ये जब सिलेक्शन करके आते हैं तो फिर उसकी क्वारंटीन है। तो क्वारंटीन के लिए आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके लिए देखना है। सबसे पहले आते हैं, आपको उसको वेट करना चाहिए कि आपका जानवर किस वेट का एंटर हो रहा, इस दौरान ही आप उसको वैक्सीन कर दें। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एचएस और फुट एंड माउथ ये दोनों एट ए टाइम एक साइड पे एचएस कर दें, एक साइड पे फुट एंड माउथ कर दें, ताकि बार बार जानवर डिस्टर्ब ना हो। वेट हो गया और फिर उसको डिवर्मर भी दे दें। और अगर कोई स्प्रे के लिए टिक्स है तो वो
आप उसको टैक्स का भी अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब 15 दिन की क्वारंटीन है, इस पे आप चेक करते रहें। ख़ास तौर पर जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। कोई जानवर नए आए हैं, रोडेंट्स हैं जो बाहर के जंगली अगर तो फॉर्म आउटसाइड है और किसी खुली जगह पे है तो फेंस मजबूत होनी चाहिए। तो ये और क्लोजली वॉच करें डेली बेसिस पे। और आते ही जानवर को, अब फीडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आते ही जानवर को ये आप हे दें, तो एक आध दिन हे देने के बाद फिर उसकी रूटीन की डाइट शुरू करें। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। फिर आप ले आए हैं मेन शेड में। अब मेन शेड में जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं फीडिंग, उसके लिए ज़रूरी है कि जो फॉडर आपने पहले दिन दिया है वो आखिरी दिन तक जाना चाहिए। बिज़नेस के अंदर भी इसके भी अगर आप देखें, जो प्राइम जो है ना वो 5 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और उसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट्स की या फर्दर डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। पहला कंपोनेंट तो आपका ये कि जो आपको सीड चाहिए, क्योंकि सीड बुनियादी ज़रूरत है आपकी फ़िश फार्मिंग के अंदर। तो सीड जो है वो डायरेक्टली आ रहा है हैचरी से, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्रूडिंग स्टॉक्स नहीं है। तो हम ब्रूडिंग स्टॉक बाहर से मंगवाते हैं, स्पेशली पेगासस के या थिलापिया के। बाकी रहू तो हमारे पास लोकल है, उसको हम जो है वो नेचुरल कैच से पकड़ के अपने पास अपने ब्रूडर्स तैयार करके उसके आगे से हम बच्चा लेके उसको कर रहे हैं। तो हैचरी आपका कंपोनेंट नंबर 1 हो गया। फिर कंपोनेंट नंबर 2 आपका फार्म हो गया कि जहाँ पे आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त अगर हम दुनिया से कंपेयर करें और पाकिस्तान की फार्मिंग सिस्टम पे बात करें तो अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर हैं, इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ हम नहीं गए। हम अभी सेमी इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। और जब हम जो इंटेंसिव फार्मिंग या सुपर इंटेंसिव या अल्ट्रा फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो फिर हमें कुछ एक्वा डिसरप्टर्स बीच में डालने पड़ेंगे। जब हम एक्वा डिसरप्टर्स डालेंगे तो उनका एडवांटेज क्या होगा कि आपकी जो यील्ड प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके पास जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दूसरा कंपोनेंट आपका फार्म हो गया। तीसरा कंपोनेंट आपका फीड मिल होगी, क्योंकि मछली को पालने के लिए जहाँ पे अगर 70% मैनेजमेंट का रोल है तो 70% आपकी फीड का भी रोल है। तो फीड अगर आपको अच्छी अवेलेबल होगी तो FCR बेहतर होएगी, वेट गेन बेहतर होएगा और अगेन आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो जो चौथा कंपोनेंट है वो प्रोसेसिंग है। तो मेरा ख्याल है ये एक अभी जो एक एरिया है जो अनएड्रेस्ड है या अभी तक टैप प्रॉपर्ली नहीं हो सका, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मछली आई और उसको हमने खा लिया। और सीजनैलिटी बेस्ड हमारा एक फूड आइटम है जो कि जब सर्दियों में अवेलेबल होता है और सर्दियों की बेस्ड के ऊपर हम इसको खाते हैं, और इसके साथ बहुत सी मिथ्स एसोसिएटेड है। तो अगर उनकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम प्रोसेसिंग में जाएं और हमारे पास वैल्यू आइटम्स हों, वैल्यू एडेड आइटम्स मौजूद हों, तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आप जो है वो अपनी एज वाइज ग्रुप के लिए जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए डिफरेंट वैरायटी बना सकते हैं, जिसके अंदर पैटीज बन सकते हैं, नगेट्स बन सकते हैं, डिफरेंट आप क्रैकर्स हैं, जो डिफरेंट चीज़ें, इसके अंदर मोर देन 100 वैरायटीज़ बन सकती हैं। आपके अपने प्रोसेसेस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए उसमें ज़रूरत है, आपके अपने लोगों की ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज इंडस्ट्री बहुत इन्फेंसी स्टेज में थी, मैं कहता हूँ 15 साल पहले तक, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने शुरू हो गई हैं, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया है इस चीज़ की तरफ, लोग सीखना भी चाहते हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि नए DVM डॉक्टर्स वगैरह वेटनरीज की तरफ जो लोगों का ध्यान है इस इंडस्ट्री की तरफ, बिकॉज ये इंडस्ट्री सिर्फ स्लॉटरिंग की नहीं है, ये इंडस्ट्री पूरे जानवरों से रिलेटेड है, उनकी पैदाइश से लेके उनके पालने पोसने बड़ा करने टिल द टाइम इट इज गुड इनफ फॉर मीट पर्पसेस, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग, उससे जो गोश्त निकल रहा है, दूसरी चीजें निकल रही है, इतनी सारी चीजें हैं माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में कि हर एक चीज एक पूरा डिवीजन, एक पूरी फैक्ट्री बन सकती है। जानवर का एक चीज जो जानवर से निकलती है उस पर पूरे आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उन सब में ऑब्वियसली कह रहा हूं, सब चीजों में अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज भी पकड़ते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट ऑन अ डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है। अब बोलेंगे यार यहाँ मैं पहुंच गया और यहाँ, तो आप वहीं रुक जाएंगे और वहीं रह जाएंगे, देयर इज नो ग्रोथ फॉर यू, तो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। चाइना के साथ हमारा जो मीट एक्सपोर्ट का है वो तो अभी उन्होंने हमें सिर्फ परमिशन दी है कुक मीट की। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने 30 मिनट्स के लिए कुक करना है, फिर उसको फ्रीज़ करके आपने एक्सपोर्ट करना है। चिल्ड और फ्रोज़न के लिए अभी प्रोसेस
स्टार्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये भी शुरू हो जाए, तो अगर हम उनको श्योरिटी दे दें कि जी हम डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट से एनिमल्स ला रहे हैं और वही एनिमल्स प्रोसेस हो रहे हैं उस स्लाटर हाउस में जिसमें एफएमडी वाला कोई दूसरा एनिमल, उस क्लास से नीचे वाली कम से कम कोई क्लास नहीं प्रोसेस हो रही, तो उम्मीद है कि ये खुल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास से डेयरी का प्रोटोकॉल साइन हो चुका है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस हो रही है, सर्टिफिकेट की हार्मोनाइजेशन हो चुकी है, क्रश्ड बोन है, पोल्ट्री मीट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जेलेटिन के लिए काम शुरू हो गया है। तो ये सारे चल रहे हैं साइड बाय साइड। प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के बाद अब थोड़ा सा काम उसका, बल्कि आज एक उसके ऊपर भी डेवलपमेंट थी कि जी उन्होंने टाइमलाइन पूछी है कि आप ये कब तक ये करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 2-3 महीने में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रेस नज़र आनी शुरू हो जाएगी। बफलो एम्ब्रियोज़ के लिए उन्होंने कंपनी रजिस्टर की है, सर्टिफिकेट भी हार्मोनाइज हो गया है और एक शिपमेंट जा भी चुकी है। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे पास से सीमन तो नहीं हमारा इतना एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन बफलो एम्ब्रियो जो है उसके लिए चाइना की तरफ से काफ़ी डिमांड है कि वो यहाँ प्रोसेस करके हम उनको चाइना में भिजवाएं। उसमें अगर हम बीफ मटन की बात करें तो उसमें तो सारे का सारा जो है रेडी टू कुक भी नहीं है। हमारी जो प्रोसेस्ड ऑफल्स हैं, ऑफल है जैसे हम लिवर है या किडनीज़ हैं, ब्रेन है, हार्ट है, ये जा रही हैं। ये हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में ही मतलब मेनली इनकी एक्सपोर्ट है। जो ट्राइब्स और ओमेज़म है वो ज़्यादातर जा रही है वियतनाम और हांगकांग में, मतलब वो एंड यूज़र उनका भी चाइना ही है। उसमें फिर काफ़ी सारे बाकी ऑफल भी हैं कि अगर विंड पाइप है, कुछ एनिमल फीड के लिए एनिमल बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी जा रही हैं, लंग्स हैं उनके, ट्रेकिया है, ये जो एसोफेगस होता है ये भी जाता है, और ऑर्गन्स भी हैं, पार्ट्स भी हैं, ईयर्स हैं एनिमल्स के, ये भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हॉर्न एंड हूफ है वो एक्सपोर्ट होते हैं, वो तो खैर उसमें हॉर्न एंड हूफ मील के लिए जा रहे हैं। जो बफलो हॉर्न्स हैं, कैटल हॉर्न्स हैं, ये बटन इंडस्ट्री जो ये हम बटन लगे होते हैं इसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो वो नेपाल में काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है इनकी। वो ऑर्नामेंटल ये जो आपके चाकू छुरियाँ इनके दस्ते हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। इस तरह एनिमल के जितने भी पार्ट्स हैं, एनिमल हेयर हैं, हॉर्न एंड हूफ हैं, इंटेस्टाइन है, केसिंग है, शीप केसिंग है, ब्लैडर्स हैं एनिमल्स के, ये सारे फूड आइटम के तौर पर एक्सपोर्ट होते हैं। और ये हमारी यूरोप के अंदर दोनों बीफ केसिंग और शीप केसिंग एक्सपोर्टेबल हैं और एक्सपोर्ट हो रही है और अच्छी माशाल्लाह उसमें वॉल्यूम की ट्रेड है। एक तो मैंने पहले बताया ना कि एक तो जिस भी इंसान ने वो फूड कंज्यूम की है जो किसी वाले से पेस्ट से वो इन्फेस्टेड है, तो एक तो उसकी सेहत के ऊपर नुकसान हुआ, दूसरा आपने अगर स्प्रे किया है तो माहौल पे नुकसान उसका हो गया, और बिज़नेस को नुकसान ये होगा कि आपके बारे में जो मार्केट में एक राय बनेगी, आपका जो क्लाइंट है जब उसके पास कोई ऐसा मीट चला गया जिसके साथ कोई पेस्ट के पार्ट्स चले गए, खुदा न खासा कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई और जानवर इस तरह का उसके साथ अगर पैक होकर वहाँ पे चला गया, और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं माशरे में हम देखते हैं। अभी मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोसेसिंग प्लांट था मीट का, उसकी सप्लाईज जाती थी यूएई में, तो वो सप्लाईज बंद हो गई। यूएई ने कंप्लेंट की, उन्होंने कहा जी कि आपकी गोश्त के साथ हमें यहाँ पे मक्खियाँ भी मिलती हैं, हमें पेस्ट के दीगर पार्ट भी आपके आते हैं, तो हमने आपका बिज़नेस जो है वो आपसे इंपोर्ट का काम हमने ख़त्म कर दिया है। आप मॉडल देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, यूएसए, वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? वो ऐसे नहीं करते, मंडी से जो है जानवर उठाया दबा के भेज दें। तो सीधी सी बात है, उनके साथ आपने कम्पीट करना है, आपको उनके सामने खड़ा होना होगा। उस खड़ा होने के लिए आप, जैसे मैंने पहले बात की, तो आपको ये चीज़ें उसी हिसाब से वो एक कल्चर नर्चर करना होगा जिसमें लोग जो है वो वैल्यू चेन के कॉन्टेक्स्ट में आके और उसे एक कॉमन, अपना एक कॉमन काज के तौर पे मिल के उसमें काम करें और एक दूसरे के नफ्सा नुकसान की अपनी ज़िम्मेदारी उसमें ले, उसे ज़िम्मेदारी ले, इसीलिए कि क्योंकि आप क्वालिटी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मंडी से आप मार रहे हैं कि आपके मेरी क्वालिटी नहीं है। एक फार्म के ऊपर जानवर एक जैसे नहीं होते।
तो वो हर दफ़ा आप जाते हैं नई चीज़ लेके आते हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाती है उसमें कि कस्टमर तलाश करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि एक ऐसा कस्टमर जो कि क्रेडिबल हो, जो कि अगर आप उधार पे पैसे जा रहे हैं तो आपके पैसे वापस भी आ जाएं। तो ये आपको स्क्रूटनाइज़ करना पड़ेगा। जब आप उसकी स्क्रूटनी कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी सबसे पहली और बड़ी जीत होगी। पानी की टेंडेंसी है टू ट्रेवल टूवर्ड द कोल्ड साइड। पानी जिधर भी ठंड होती है पानी उधर को चल पड़ता है। आप एक गिलास में बर्फ़ रखें कमरे में, उसके ऊपर सारी नमी आके लग जाएगी, तो पानी ठंड की तरफ चल पड़ता है। तो जब मीट के पीस की बाहर की एज ठंडी होनी शुरू हुई, जो गोश्त के अंदर जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पानी था वो किनारों से चल के एजेस पे चलना शुरू हो गया। जब वो एजेस पे गया तो वो फाइन पार्टिकल थे वो एक दूसरे में मिलके मोटे हो गए। क्योंकि वो जो रेशा है वो फ्लेक्सिबल है तो उसके अंदर पानी चलता गया और जाने के बाद वो ड्रॉपलेट्स मोटे हो गए। मोटे होने के बाद बज़ाहिर वो फ्रीज़ हुए। अच्छा, जब वो फ्रीज़ होता है तो आपको पता है आइस एक्सपेंड करती है। जब वो एक्सपेंड किया तो वो उड़ जाता है किनारों से, ऐसे उसका टेक्सचर टूट जाता है, सारा रेशा टूट जाता है और बज़ाहिर वो फ्रीज़ हो जाएगा। अब अगले दिन फ्रीज़ हुआ प्रोडक्ट निकाला, अब आप उसको थॉ करने के लिए एक प्लेट में रखें तो आप देखें उसमें से खून और पानी की एक लाइन निकलेगी। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसमें से खून पानी नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे काम वैल्यू बेस करते हैं, लिखत पढ़ कोई नहीं होती। वैल्यू बेस बैठ के आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, हमने ये मिल के काम करना है, हमारा नफ़ा नुकसान साझा है, हम उसके ज़िम्मेदार हैं उसमें। फिर दूरियाँ आपकी ना निकल जाती हैं, टाइम थोड़ा सा लेता है उसमें से, लेकिन अगर आप ट्रस्ट लेवल आपका जो है ना बिल्डअप हो जाता है तो आजकल के दौर में थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये चीज़ मूव होना शुरू हो जाती है उसमें। ट्रस्ट डिफिशिएंट के साथ आप काम नहीं कर सकते। जोन और कंपार्टमेंट ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जोन एक बहुत बड़ी जगह को कहते हैं और कंपार्टमेंट जो सा है वो शायद ये जो आप जिस दफ्तर में बैठे हैं आप इसको भी कंपार्टमेंट आप कह सकते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जोन्स के ऊपर ही काम कर रही थी, लेकिन अब हमारी अटेंशन शिफ्ट हुई और अब हमने जोन की बजाय कंपार्टमेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही तरीका है। और इसमें सबसे बड़ी ज़्यादा जो लीड ली है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ली है और पंजाब गवर्नमेंट इसमें बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो सबसे पहला आपने जो काम नहीं छोड़ना, वो जो अपडेटेड नॉलेज आ गया है उसके साथ अपने बिजनेस को अलाइन करना है फ़ौरन, हर ऑपरेशन के ऊपर, हर प्रोसेस के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर, और लोगों की कैपेसिटी को बिल्डअप करवाना है उसके साथ। वो आप पढ़ के करवाएं, वो आप उनकी सर्टिफिकेशन के साथ कराएं। जैसे अभी आप इस कोर्स के अंदर आ रहे हैं और इसमें से आपको ये फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरह आप उनको किसी सेमिनार के अंदर भेजिए, आप खुद सेमिनार के अंदर जाइए। बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी डेवलपमेंट आपका अपना फ़र्ज़ है। उसको ये मत सोचिए कंपनी करवाएगी तो आप करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप एमफिल करके हमारे साथ आ रहे हैं, डीवीएम डॉक्टर बने और एमफिल करके आ रहे हैं, तो कंपनी ने तो आपको डीवीएम और एमफिल नहीं कराया। अब आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, फूड डिपार्टमेंट भी है, लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, पंजाब फूड अथॉरिटी भी है। ये चार इंस्टीट्यूशंस जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व है फूड से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में और ख़ासतौर पर मीट के हवाले से, ठीक है जी। तो इसमें स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, आपने जानवर कहाँ से स्लॉटर करवाया, उसको पर स्टैंप वगैरह लगी हुई हो, या अगर पैमको से आप करवा रहे हैं, लाहौर के हवाले से हम बात कर लें, तो उसके साथ उसकी टैगिंग हो, और टैगिंग वो ट्रेसेबल है, वो पता चल जाता है कि कितने बजे जानवर स्लॉटर हुआ और किसने किया और किसका ये जानवर है, ठीक है। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं, खा वो आप मेजर स्टोर रिटेल स्टोर्स की बात कर लें या स्मॉल स्टोर्स उनकी बात कर लें, तो वहाँ पे मीट वही सप्लाई हो सकता है कानूनी तौर पे जो कि पैमको से प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और बाकी अपनी शॉप के वाले से सर्टिफिकेशन जो है ना उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो आप हैसब का सर्टिफिकेट ले लें, आप इसकी ISO 22000 की सर्टिफिकेशन ले लें, फूड सेफ्टी एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन 22000 की सर्टिफिकेशन ले लें, हलाल की आपको सर्टिफिकेशन हो सकती है जो कि आप करवा सकते हैं। वो तो अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शंस है। कानूनी तौर पे ये 3 या 4 जो सेगमेंट्स हैं सप्लाई चेन की इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको
ये केयर करनी पड़ती है। और ये वो कानून है जिनको आप फॉलो करना आप पे